इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने इसके प्रीवियस सीपीसी के लेक्चर में सेक्शन 75 से लेकर 78 तक के प्रोविजंस के बारे में पढ़ा था, जो कमीशन से रिलेटेड था, और साथ साथ हमको पढ़ना था ऑर्डर 26 जो कमीशन से ही रिलेटेड है, जिसको आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करें कमीशन होता क्या है। कमीशन न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब न्यायालय के समक्ष हो सकता है कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हों, ऐसी जांच करना हो, अन्वेषण करना हो, जो न्यायालय के समक्ष सुविधापूर्वक नहीं हो सकती है। तो न्यायालय क्या करता है, एक कमीशन जारी करता है जिसमें कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है, और जिन व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है वो सारे अन्वेषण करते हैं, जांच करते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करके जो भी साक्ष्य उनको मिलता है वो सारे कहाँ सबमिट कर देते हैं, जिस न्यायालय के द्वारा कमीशन जारी किया गया था वहाँ पर सबमिट कर देते हैं, जिसे साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका कमीशन। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले कि रूल फर्स्ट, ऑर्डर 26 का रूल फर्स्ट क्या कहता है कि वे मामले जिनमें न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट में किसके बारे में बता दिएगा, साक्षी जो विटनेस होते हैं उनके लिए कमीशन। तो कोई भी बात अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति की परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा जिसे न्यायालय में हाजिर होने से इस संहिता के अधीन छूट मिली है। अब हो सकता है कुछ विटनेस ऐसे हों, ठीक है ना, कुछ ऐसे विटनेस होते हैं जिनको छूट रहती है। अब कौन कौन से ऐसे विटनेस है जिनको छूट मिली रहती है, तो हो सकता है को किसी बीमारी से ग्रस्त हों, अंग शैथिल्य के कारण वो हाजिर होने में असमर्थ हों, तो उनको क्या है कि ऐसी चीज़ों की छूट रहती है उपस्थित होने से न्यायालय के समक्ष। तो यहाँ पे न्यायालय क्या करता है, कमीशन जारी करता है। तो ये हो गया आपको साक्ष्यों को कमीशन। परंतु परिप्रश्नों द्वारा परीक्षा के लिए जो इंट्रोगेशन होता है, ठीक है ना, उसके द्वारा परीक्षा करने के लिए कमीशन तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक न्यायालय ऐसे कारणों को लेखबद्ध नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या है कि न्यायालय जो है अपनी स्थानीय अधिकारिता में, जो भी उसके स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर कुछ ऐसे व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है, जिनके साक्ष्य की आवश्यकता है किसी वाद में या किसी कार्यवाही में, तो न्यायालय क्या करेगा, उनको कमीशन जारी कर सकता है। लेकिन हर विटनेस को नहीं, वहाँ पर ऐसे विटनेस को जिसको छूट मिली है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो बीमारी के कारण हो, या अंग शैथिल्य के कारण, या हाजिरी के कारण। लेकिन यहाँ पर बात किया गया परिप्रश्नों के द्वारा अगर परीक्षा करना है तो वहाँ पर कमीशन तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक न्यायालय अपने कारणों को लेखबद्ध नहीं करता है, अपने कारण को रिकॉर्ड नहीं करता है, तब तक ऐसा कमीशन जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद है नियम 2, रूल 2। रूल 2 में बताया गया है कि कमीशन के लिए आदेश। तो न्यायालय कमीशन निकाले जाने के आदेश न्यायालय कैसे देगा, या तो स्वप्रेरणा से, या तो स्वयं उसको ऐसा प्रतीत हो कि कमीशन निकाला जाना चाहिए, या फिर वाद के किसी पक्षकार के द्वारा अगर आवेदन किया गया है कि कमीशन निकाला जाए, या फिर उस साक्षी की जिसकी परीक्षा की जानी है, अर्थात जिस विटनेस की परीक्षा की जानी है वो स्वयं आवेदन करता है। कैसे आवेदन करता है, शपथ पत्र। अब यहाँ पे आवेदन कैसा होना चाहिए, शपथ पत्र पर होना चाहिए, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। तो शपथ पत्र पर यदि ऐसा आवेदन आता है तो न्यायालय क्या करेगा, कमीशन का आदेश जारी करेगा। ये है आपका रूल 2। लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि स्वप्रेरणा से कर सकता है न्यायालय, या फिर वाद के किसी पक्षकार, या फिर जिस साक्षी की परीक्षा की जानी है उसके आवेदन पर। और आवेदन कैसा होना चाहिए, शपथ पत्र पर। उसके बाद है रूल 3। रूल 3 क्या बात करता है कि जहाँ साक्षी न्यायालय की अधिकारिता में निवास करता है, ठीक है, तो जहाँ विटनेस है जो न्यायालय की अधिकारिता में निवास करता है, तो जो व्यक्ति कमीशन निकालने वाले न्यायालय की अधिकारिता में निवास करता है उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन ऐसे व्यक्ति के नाम निकाला जा सकेगा जिसे न्यायालय उसका निष्पादन करने के लिए ठीक समझे। अब किन व्यक्तियों के नाम पे कमीशन निकाला जाएगा, उन व्यक्तियों के नाम पे जो न्यायालय ऐसा समझता है, ठीक है ना, न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसका निष्पादन अच्छे से करेगा, ठीक है ना, ऐसे व्यक्तियों के नाम कमीशन जारी कर दिया जाता है। उसके बाद है रूल 4। रूल 4 क्या बात करता है, वे व्यक्ति जिनकी परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाला जा सकता है। अब ऊपर हमने अभी पढ़ा कि विटनेस के लिए कब कमीशन निकाला जा सकता है, ठीक है ना, किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे है कि किन व्यक्तियों के लिए कमीशन निकाला जा सकता है।
तो यहाँ पे कौन कौन है? कोई भी न्यायालय अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से बाहर किसी व्यक्ति को, अर्थात यदि उसकी स्थानीय सीमाओं से बाहर भी कोई व्यक्ति है उसको भी कमीशन निकाला जा सकता है। या फिर बी नंबर क्या है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसकी परीक्षा की जानी है और वह न्यायालय की अधिकारिता छोड़ने वाला है। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति की परीक्षा की जानी है न्यायालय की अधिकारिता में ही है, लेकिन वो व्यक्ति उसकी अधिकारिता छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना, जाने ही वाला है, तो वहाँ पर क्या करेगा? उस व्यक्ति के लिए कमीशन जारी किया जाता है। उसके बाद है सी नंबर, सरकार की सेवा के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपना कार्य छोड़कर नहीं आ सकता। अर्थात कोई ऑफिसर है, ठीक है ना, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकार की ऐसी सेवा में है, ठीक है ना, ऐसे जॉब पे है जो अपनी नौकरी को छोड़कर नहीं आ सकता, जो उसकी ड्यूटी है उसको लोप नहीं कर सकता, ठीक है ना, अपनी ड्यूटी का लोप नहीं कर सकता है, तो उसके लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है। लेकिन कैसा होना चाहिए? वह व्यक्ति सरकार की सेवा में होना चाहिए तभी। उसके बाद है सेकंड नंबर, ऐसा कमीशन उच्च न्यायालय से भिन्न किसी भी ऐसे न्यायालय के नाम जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या किसी प्लीडर या अन्य व्यक्ति के नाम जिसके कमीशन निकालने वाला न्यायालय नियुक्त करे निकाला जा सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अधिकारिता से बाहर रहता है, ठीक है, अधिकारिता किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता में रहता है, तो वहाँ पर क्या करेगा? न्यायालय जो है वो अन्य न्यायालय को कमीशन जारी करेगा, ठीक है, लेकिन वो उच्च न्यायालय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट से भिन्न उसके जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनको कमीशन जारी किया जाएगा ताकि उनका क्या करें? निष्पादन करवा सकें। यहाँ पे याद रखें कि कमीशन उच्च न्यायालय को जारी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है नियम 4A। नियम 4A क्या बात करता है कि न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन। अब न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना है, तो कोई न्यायालय किसी बात को न्याय के हित में या मामले के शीघ्र निपटाने के लिए या किसी अन्य कारण से अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। अब न्यायालय के भीतर कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, ठीक है, जिनको न्यायालय समझता है कि अगर उनकी परीक्षा कर ली जाए तो मामला जो है शीघ्र निपट जाएगा या फिर न्याय के हित में वो रहेगा, ठीक है ना, वो परीक्षा करना, कमीशन जारी करना, तो क्या करेगा? अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है न्यायालय। अब यहाँ पे है कि किसी भी व्यक्ति को, और यहाँ पे दो चीज़ें बताइए कि या तो न्यायालय को लगना चाहिए कि वो न्याय के हित में है या फिर मामले को शीघ्र निपटाने के लिए यह आवश्यक है। तो यहाँ क्या कर सकता है? न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अधिकारिता में, ठीक है, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। उसके बाद है रूल 5, जो साक्षी भारत के भीतर नहीं है उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन या अनुरोध पत्र। अब मान लीजिए कोई ऐसा विटनेस है जो भारत के भीतर ही नहीं रहता, भारत के बाहर रहता है, तो उनकी परीक्षा करने के लिए क्या करेगा न्यायालय? या तो कमीशन जारी कर सकता है उनकी परीक्षा करने के लिए विटनेस की, या तो अनुरोध पत्र। अनुरोध पत्र हमने कहाँ पढ़ा था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, मैंने इसको पहले बताया प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या है कि अनुरोध पत्र भी जारी कर सकता है और कमीशन भी जारी कर सकता है न्यायालय। किसके लिए? जो विटनेस भारत के भीतर निवास नहीं करते हैं, भारत के बाहर हैं। ये चीज़ हो गया अनुरोध पत्र या कमीशन। उसके बाद है नियम 6, कमीशन के अनुसरण में न्यायालय साक्षी की परीक्षा करेगा। अब मान लीजिए जो ए नाम का कोर्ट है और ये बी नाम का कोर्ट, ए नाम के कोर्ट ने बी नाम के कोर्ट को कमीशन जारी किया कि उसकी अधिकारिता में जो भी व्यक्ति है उसकी परीक्षा करे, ठीक है ना। तो इस न्यायालय की जो कमीशन जारी किया, ठीक है ना, ए नाम के जो कोर्ट है उसने ये जो कमीशन जारी किया है उसी के अनुसरण में बी क्या करेगा? उस कमीशन का निष्पादन करेगा, ठीक है ना। ये चीज़ बताता है आपका नियम 6, अर्थात उस कमीशन में जो लिखा गया है, जिस प्रकार से लिखा गया है उसी के अनुसरण में उस साक्षी की परीक्षा करेगा जो दूसरा न्यायालय है जिसको जारी किया गया है, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद है नियम 7, साक्षियों के अभिसाक्ष्य के साथ कमीशन लौटाया जाना। अब जो दूसरा कोर्ट था जिसको जारी किया गया था एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को, ठीक है ना, जो दूसरा वाला न्यायालय है वो क्या करेगा? अपने जो भी उसका कमीशन के अनुसार में काम करेगा, जो भी विटनेस की परीक्षा करेगा, जो भी साक्ष्य उसको मिलेंगे उसके साथ क्या करेगा? कमीशन को लौटाएगा। किसमें? जो पहले वाला न्यायालय है जो इसने कमीशन जारी किया था उसको क्या करेगा? कमीशन को वापस लौटाएगा अभिसाक्ष्य के साथ।
अर्थात जो उसको साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के साथ क्या करेगा, कमीशन को लौटा देगा। उसके बाद है नियम 9, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन। अर्थात किसी अधिकारिता में कोई स्थानीय अन्वेषण करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी क्या क्या किया जा सकता है, कमीशन जारी किया जा सकता है। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 75 में, ठीक है ना। तो किसी भी वाद में जिसमें न्यायालय विवाद में के किसी विषय के विशदीकरण, ठीक है ना, उसकी शुद्धता के या फिर किसी संपत्ति के बाजार मूल्य के या किन्हीं अंतःकालीन लाभों या नुकसानी या वार्षिक शुद्ध लाभों की रकम के अभिनिश्चय के प्रयोजन के लिए स्थानीय अन्वेषण करना अपेक्षणीय है, यह उचित समझता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे अन्वेषण करने के लिए और उस पर रिपोर्ट देने के लिए उसे निर्देश देते हुए कमीशन निकाल सकेगा। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कोई स्थानीय अन्वेषण करना है किसी संपत्ति के बारे में, ठीक है ना। अब संपत्ति के बारे में क्या अन्वेषण करना है, या तो उसके संपत्ति के बाजार मूल्य के बारे में, अर्थात उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उस चीज़ को पता करने के लिए, या फिर अंतःकालीन जो लाभ होते हैं उसको पता करने के लिए, जो नुकसानी के लिए या फिर वार्षिक शुद्ध लाभ होते हैं उनके रकम अभिनिश्चय करने के लिए, उन लाभों के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यदि न्यायालय को लगता है कि कमीशन जारी करना चाहिए तो ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट कर सकती है जो न्यायालय ठीक समझे और उनको अन्वेषण करने का आदेश दे सकेगी, और यह भी आदेश देगी कि उस अन्वेषण में, ठीक है ना, जो भी साक्ष्य मिले वो सबमिट करें कोर्ट में, न्यायालय में, ठीक है। तो यह है आपका रूल 9। उसके बाद है रूल 10, कमिश्नर के लिए प्रक्रिया। कमिश्नर कौन होता है, कमीशन में जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है अन्वेषण करने के लिए, जांच करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, कमिश्नर बोला जाता है। तो कमिश्नर ऐसे स्थानीय निरीक्षण के पश्चात जो है आवश्यक समझे और अपने द्वारा लिए गए साक्ष्य को लेखबद्ध करने के पश्चात अपने द्वारा हस्ताक्षरित अपनी रिपोर्ट सहित ऐसे साक्ष्य को न्यायालय को लौटाएगा। अर्थात जो कमिश्नर होता है जिसने परीक्षा की है विटनेस की या फिर किसी व्यक्ति की, और उसमें जो भी साक्ष्य मिला है उसको, ठीक है, तो उसको हस्ताक्षरित करके अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट को क्या करेगा, न्यायालय को साक्ष्य के साथ लौटा देगा। ये है आपका नियम 10। उसके बाद है इसमें एक चीज़ और बताई गई है, वैज्ञानिक अन्वेषण करना हो, ठीक है ना, कोई वैज्ञानिक अन्वेषण से रिलेटेड कुछ ऐसा कार्य है, जो कोई जांच है जो न्यायालय के समक्ष सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी कमीशन जारी कर सकता है। उसके बाद है नियम 11, लेखाओं की परीक्षा या समायोजन करने के लिए कमीशन। अब मान लीजिए किसी व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई न्यायालय के समक्ष कार्रवाई हुई, ठीक है ना, वाद संस्थित हुआ। अब उसमें बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं, अकाउंट्स मैनेज किए जाते हैं व्यापार में। अब उन सभी अकाउंट्स का अच्छी तरह से सुविधापूर्वक न्यायालय के समक्ष नहीं किया जा सकता, उसकी जांच नहीं की जा सकती है, तो न्यायालय क्या करेगा, कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट करेगा, कमीशन जारी करेगा कि उन जो भी अकाउंट्स हैं उनको सभी की रिपोर्ट बनाए, ठीक है ना, उस गहन अध्ययन करें और जो भी उसका रिपोर्ट है उसका निष्कर्ष निकलता है, निचोड़ निकलता है, ठीक है ना, उसको रिपोर्ट के रूप में तैयार करें और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। ये है लेखाओं का परीक्षा और समायोजन करने के लिए कमीशन। तो यहाँ पे क्या है कि न्यायालय ऐसे किसी बात में जिसमें लेखाओं की परीक्षा या समायोजन आवश्यक है, ठीक है ना, तो इसी परीक्षा या समायोजन करने के लिए ऐसे व्यक्ति के नाम उसे निर्देश देते हुए, अर्थात उस व्यक्ति को आदेश दिया जाएगा, ठीक है ना, जिसे वह ठीक समझे कमीशन निकाल सकेगा। अब यहाँ पे कमीशन उस व्यक्ति के नाम निकाला जाता है जिसको न्यायालय ठीक समझे, इस हर जगह ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है रूल 13, स्थावर संपत्ति का विभाजन करने के लिए कमीशन। अब मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको उसकी विभाजन करना है, ठीक है ना, उसको बंटवारा करना है, तो उसके लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है। तो जहाँ विभाजन करने के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है, ठीक है ना, प्रारंभिक डिक्री यहाँ की बात की गई है, किसकी, प्रारंभिक की, यहाँ अंतिम डिक्री पारित नहीं की गई है अभी। तो जहाँ विभाजन करने के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है वहाँ न्यायालय किसी भी मामले में जिसके लिए धारा 54, अर्थात धारा 54 किसके बारे में बात करता है, संपत्ति का विभाजन या अंशों का पृथक्करण से संबंधित, ठीक है, तो यहाँ पे उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी डिक्री में घोषित अधिकारों के अनुसार विभाजन या पृथक्करण करने के लिए ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे कमीशन निकाल सकेगा। तो यहाँ पे ऐसी स्थावर संपत्ति होनी चाहिए जिसके लिए क्या नहीं किया गया है, सेक्शन 54 में उपबंध नहीं किया गया है, तो वहाँ पर न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है कि उस संपत्ति का विभाजन करवाया जाए। उसके बाद है नियम 15। नियम 15 क्या बात करता है, कमीशन के व्यय न्यायालय में जमा किए जाएंगे। अर्थात जो कमिश्नर
का व्यय होगा, ठीक है ना, कमीशन जारी किया जाता है तो उसके लिए खर्चा तो आएगा। अब न्यायालय क्या करता है, अब चाहे समन जारी करे, ठीक है ना, अब चाहे वारंट जारी करे, चाहे कमीशन जारी करे, कुछ भी जारी करना हो, न्यायालय क्या करता है, जिसके फायदे के लिए ये सब जारी किया जा रहा है उससे पहले पैसे जमा करवाए जाते हैं न्यायालय में, ठीक है ना। उसमें जो भी व्यय होगा वो पक्षकारों से लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि कमीशन के व्यय न्यायालय में जमा किए जाएंगे। न्यायालय इस आदेश के अधीन कोई कमीशन निकालने के पूर्व आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि जो कमीशन के व्ययों के लिए युक्तियुक्त समझे नियत समय के भीतर उस पक्षकार द्वारा जमा किए जाएं जिसके फायदे के लिए कमीशन निकाला जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसके फायदे के लिए, जिस पक्षकार के फायदे के लिए कमीशन निकाला जा रहा है उससे वह पैसा वसूला जाएगा जो भी उसमें व्यय आते हैं, जो भी खर्चे आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑर्डर 26। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।